एक लड़के की नई नई शादी हुई थी, जबकि उसका बिजनेस, उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। वो बहुत अच्छे पैसे कमा रहा था, लेकिन फिर भी वो बुझा बुझा सा रहता था। ये बात उसके मुँह बोले चाचा ने पूछी कि तुम्हारे पास सब कुछ तो है, उसके बावजूद भी तुम इतने मुरझाए हुए ऐसे क्यों रहते हो, अच्छा नहीं लगता। उसने जब बार बार पूछा तो भतीजे ने कहा कि मुझे एक समस्या है। दरअसल शादी ज़रूर हो गई है, लेकिन उसके अंदर नपुंसकता के लक्षण कुछ ज़्यादा है और इस बात को लेकर के वो परेशान रहता है। अपनी समस्या किसी को बता भी नहीं सकता। तब उसके मुँह बोले चाचा ने कहा कि तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं तुम्हें एक गोली दूंगा, यानी कि शक्तिवर्धक एक गोली दूंगा। उसे खाने के बाद तुम फिर कभी ज़िंदगी में शिकायत नहीं करोगे। जैसे ही लड़के ने ये बात सुनी, वो खुश हो जाता है। वो अपने पत्नी के पास जाता है और पत्नी को बताता है कि जो चाचा है उन्होंने एक गोली दी है। वो कहते हैं कि इसे खाने के बाद तुम्हारी जो समस्याएं हैं वो पूरी तरीके से दूर हो जाएंगी। जैसे ही वो लड़का वो गोली खाता है, गोली खाते ही उसकी तबीयत इस कदर खराब हो जाती है, इस कदर उसकी तड़प तड़प कर मौत हो जाती है कि लोग जो भी कहानी इस किस्से को सुनते हैं वो सुनकर हैरान हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। इसके बाद इस पूरे घटनाक्रम की जांच पड़ताल होती है और जांच पड़ताल होने के बाद पता चलता है कि ऐसी पहले नहीं बल्कि अब तक 5 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। और जब इस घटनाक्रम के खुलासे की बात न केवल एक इंडिया के अंदर बल्कि कनाडा के अंदर भी ये शोर मच जाता है। इसके बाद कई किताबें लिखी जाती हैं, कई फिल्में भी बनती हैं और ये घटना अगर इसे सबसे चर्चित घटनाओं में से एक माने तो शायद ये गलत नहीं होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है इंडिया के ग्राम पंजाब के। दरअसल बात कर रही हूँ साल 1993 की। 22 साल का एक लड़का होता है जिसका नाम रंजीत सिंह होता है। उसकी नई नई शादी हुई थी लखविंदर नाम के एक महिला से। शादी होती है, जिंदगी शुरुआत में ठीक ठाक चल रही थी। एक दिन अचानक ही उसके सामने एक जेंटलमैन आदमी आ जाता है। उसने सूट बूट पहना हुआ था, देखने में वो बड़ा अच्छा लग रहा था और रंजीत ने उस जेंटलमैन को देखते ही उसके जस्ट डबल उम्र का वो व्यक्ति होता है। लगभग उसकी उम्र 45-46 साल के आसपास होती है। वो उससे बातचीत करते हुए पूछता है कि तुम कहाँ रहते हो। जब वो बताता है कि मैं कनाडा रहता हूँ, वहाँ पर बिजनेस व्यापार करता हूँ। रंजीत अपने उस नए दोस्त के पास जब जाता है, उससे बातचीत करता है तो कहता है कि सर आप मुझे भी कनाडा ले चलो, मैं भी विदेश जाना चाहता हूँ, कुछ पैसे कमाना चाहता हूँ। जब रंजीत ने बार बार उस व्यक्ति यानी कि जिस व्यक्ति का नाम होता है सुखविंदर सिंह ढिल्लों, उससे बार बार कह रहा था कि चलो तैयार हो जाते हैं, तुम परेशान मत हो, तुम अपना और अपनी बीवी का पासपोर्ट बना, उसके बाद फिर आ जाना। अब पासपोर्ट तैयार किया जाता है। 1993 में रंजीत अपने पत्नी लखविंदर को लेकर के वहाँ पहुँच जाता है। दरअसल सुखविंदर सिंह ढिल्लों जो काम करता था वो डीलरशिप का काम करता था। पुरानी गाड़ियों को वो खरीदता था और पुरानी गाड़ियों को वो सेल किया करता था। ये काम उसका बहुत अच्छा होता है और इसी काम में रंजीत सिंह से कुछ पैसे लेकर के वो उसे पार्टनर बना देता है। और रंजीत सिंह पार्टनर बनने के बाद जब मेहनत करता है पूरी शिद्दत, पूरे ईमानदारी के साथ, तो ये बिजनेस बढ़ने लगता है। दोनों की दोस्ती भी अच्छी हो जाती है। रंजीत उस सुखविंदर सिंह को प्यार से चाचा कहकर बुलाया करता था। जब चाचा कहकर बुलाया करता था तो इनकी जो आपस में बॉन्डिंग थी वो बहुत अच्छी हो जाती है। एक दूसरे के साथ रहना सहना ये लोग शुरू कर देते हैं। तभी एक दिन सुखविंदर सिंह ढिल्लों ने उसे एक आइडिया दिया। उसने कहा कि अगर हम दोनों अपना अपना इंश्योरेंस कराएं, बीमा कराएं तो कैसा रहे। जब ये बात की जाती है जब बीमे की, तो वो कहता है कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है, वैसे भी मुझे इस बीमे के बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं। सुखविंदर सिंह ढिल्लों ने कहा कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो सारा काम मैं खुद करता रहूँगा, बस हम लगभग 2 लाख रुपये डॉलर का इंश्योरेंस बीमा करा लेते हैं। यदि मुझे कुछ हो जाता है तो सारे के सारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, तुम्हें कुछ होता है तो सारे के सारे पैसे मुझे मिल जाएंगे। यानी कि दोनों ने एक दूसरे को नॉमिनी बना दिया था और ये जो काम था आराम से चल रहा था। लेकिन कई दिनों से लड़का जो होता है रंजीत, वो परेशान होता है
बुझा बुझा सा रहता था। सुखविंदर सिंह ढिल्लों ने पूछा कि तुम इतना परेशान क्यों रहते हो, क्या बात है? तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है, अच्छी खासी ज़िंदगी तुम जी रहे हो, खूबसूरत बीवी तुम्हारे पास है, सब कुछ तो है, लेकिन तुम इतना परेशान और इतना उदास क्यों रहते हो? तो रंजीत ने अपने मुगले चाचा से कहा कि चाचा, मुझे समस्या ये है कि शादी ज़रूर हो गई है, लेकिन मेरे अंदर नपुंसकता के अंश लक्षण ज़्यादा है, इसलिए मैं अपनी बीवी को खुश नहीं रख पाता। करूँ तो क्या करूँ, इस समस्या के बारे में किसी को बता भी तो नहीं सकता। जैसे ही सुखविंदर सिंह ने ये बात सुनी तो वो कहता है कि परेशान क्यों हो रहे हो, मेरे पास एक गोली है, मैं गोली दूंगा, उसे खाना, उसे खाने के बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी। 22 जून 1996 में उसने अपने पत्नी के साथ जब उसके पास जाता है, उससे बातचीत कर रहा था, तो बातचीत करने के दौरान उसने कहा कि ये गोली है और ये गोली चमत्कार कर देगी, दरअसल ये चाचा ने दी है। अब वो गोली खाता है और गोली खाने के बाद उसकी तबीयत अचानक से बिगड़ने लगती है। उसके जो दांत थे वो कभी दांत लग जाते हैं, यानी कि वो बोलने की स्थिति में नहीं रहता, तो कभी तीर कमान की तरह टेढ़ा हो जाता है, तो कभी वो ज़ोर ज़ोर से चीखता है, चिल्लाता है, कभी उसके पेट में बहुत ज़्यादा हवा भर जाती है, तो कभी उसका पेट एकदम से अंदर को पिचक जाता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा है। वो तड़पने लगता है और इतना तड़पता है कि बस ये जो इसकी बीवी पास में जो लखविंदर होती है वो देखकर खुद हैरान थी। वो भी ज़ोर ज़ोर से चीखती है, चिल्लाती है और उसके शरीर के उस ऐठन को लेकर के इतना ज़्यादा परेशान हो जाती है कि आखिरकार वो करे तो क्या करे, क्योंकि वो उस गोली के बारे में किसी को बता भी तो नहीं सकती थी कि आखिरकार उसके पति ने उसके साथ संबंध बनाने के लिए कुछ ऐसी शक्तिवर्धक गोली खाई है। वो चुपचाप रहती है और जब शोर मचाती है तो आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा होने के बाद उसको हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। जब हॉस्पिटल में उसको भर्ती कराया जाता है तो उसकी स्थिति वैसी की वैसी थी। बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखना चिल्लाना या फिर उसके दांत एकदम से लग जाना, जैसे कि किसी को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, या उसका पेट एकदम से फूल जाया करता था, एकदम से उसकी पेट की सारी हवा निकल जाया करती थी, या फिर तीर कमान की तरह टेढ़ा हो जाया करता था, या फिर वो बिल्कुल सीधा हो जाया करता था। जैसे कि कुछ पकड़ने की कोशिश करते तो ऐसा लगता था कि जैसे पत्थर की तरह वो बहुत मजबूत हो चुका है। डॉक्टर लोग, नर्स, जो भी वहाँ पर चश्मदीद होते हैं, सब के सब परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार ये कैसी मौत है। वो मर जाता है और मरने के बाद जब उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है तो पोस्टमार्टम में सामान्य मौत आती है, वो सामान्य मौत आती है, लेकिन पोस्टमार्टम में ये सस्पिशियस जरूर दिखाया गया था कि ऐसा कुछ तो है जो इसके साथ हुआ है, लेकिन मौत का असली कारण जो था वो स्पष्ट नहीं हो पाया था और उसका रिजर्व कर लिया गया था ताकि भविष्य में अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी तो उसकी जांच करा दी जाएगी। वक्त ऐसे ही बीतने लगता है। पत्नी अपने पति की मौत को लेकर के परेशान थी। अभी हाल ही में तो 2-3 साल पहले शादी हुई थी, अचानक से पति की मौत। वह इंडिया से कनाडा गई थी ये सब कुछ काम करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, पति के साथ एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए। पति मर चुका था और ऐसी स्थिति में उसके पास कोई सहारा था नहीं, उसे वापस लौट करके आना था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसके पति का लगभग $2 लाख का इंश्योरेंस भी है। कहीं उनके घर पर एक कैनेडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का एक अधिकारी आता है जिसका नाम क्रिस्टन एलियट ऐसा कुछ नाम होता है। तो क्रिस्टन एलियट उनके पास पहुंचता है और उनके पत्नी से पूछता है कि आखिरकार तुम्हारे पति की मौत कैसे हुई। जब बार बार उससे पूछा जाता है तब वो कहानी बताती है जैसे उसने तड़प तड़प के उसकी मौत होती है। लेकिन जब असली बात आती है कि आखिरकार उसने क्या खाया था, क्या नहीं खाया था, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चन कर लेते हैं और 2 लाख रुपए जो देने थे उसमें नॉमिनी का जो नाम देखता है तो नॉमिनी का नाम होता है सुखविंदर सिंह ढिल्लों का। जब ये बात उसकी पत्नी को पता चलती है तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है। पत्नी कहती है कि $2 लाख का इंश्योरेंस था, उसे कोई जानकारी नहीं है। दरअसल एक गोली दी थी शक्तिवर्धक गोली के नाम से, और वो गोली दी थी सुखविंदर सिंह ढिल्लों ने। और जैसे ही सुखविंदर सिंह ढिल्लों का नाम लिया जाता है उसके बाद फिर
बात वहाँ से जो एड्रेस लिया जाता है सुखविंदर सिंह ढिल्लों का, उस एड्रेस पर पहुँचा जाता है। जो अधिकारी होता है जिसका नाम क्रिस्टन एल्विट होता है, वो सीधा वहाँ पहुँचता है। जाकर के जो उस व्यक्ति को देखता है, देखकर वो देखता ही रह जाता है, क्योंकि उस व्यक्ति को तो उसने कुछ दिन पहले ही देखा था। 1 साल 4 महीने उस दिन पहले भी वो इसी घर के अंदर आया था, और इस घर के अंदर आने के बाद लगभग $3 लाख का इंश्योरेंस का जो लाभ था वो उसने यही व्यक्ति को देकर के गया था। अब वो ये व्यक्ति को बार बार देख रहा है। अभी 1 साल पहले उसने $3 लाख का लाभ दिया है, अब वो $2 लाख का उसको चेक देने के लिए वो फिर से आया था। तो आखिरकार एक ही व्यक्ति को 2 बार ऐसी क्या बात हुई है? तभी वो हल्का सा यहाँ से थोड़ा सा परेशान तो था ही, लेकिन वो अधिकारी क्रिस्टन एलियन वो कनाडा पुलिस के पास जाता है और जाकर के कहता है कि साहब, हो ना हो कुछ ना कुछ गड़बड़ यहाँ पर ज़रूर है, आप सुखविंदर सिंह ढिल्लों की जांच करनी चाहिए। पूरी कहानी बताई जाती है कि किस तरीके से एक रंजित नाम के व्यक्ति की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। उसको एक गोली दी गई थी, उस गोली को खाने के बाद, लेकिन 1 साल पहले जब यहाँ पर वो पैसे देने के लिए आया था, तब पैसे देने के लिए आने के बाद उसे पता चलता है कि इसकी पत्नी की भी ठीक वैसे ही मौत हुई थी जैसे कि इसके साथ पार्टनर जो होता है रंजीत सिंह, उसकी मौत हुई है। अब पुलिस इस मामले को थोड़ा गंभीरता से लेती है, इंटरव्यू तैयार किए जाते हैं, टीम तैयार की जाती है और उनको कहा जाता है कि तुम इस मामले की जांच पड़ताल करो। अब टीम ने अपने हिसाब से जब इस मामले की जांच पड़ताल करनी शुरू करी, साथ ही कनाडा पुलिस होती है और 1-2 एजेंसी और इसमें शामिल की जाती है। दरअसल 5 मई 1959 को पंजाब जो कि भारत का एक राज्य है, उसी का एक जिला लगता है लुधियाना का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम फागुन होता है, उसकी पत्नी गोविंद ढिल्लो होती है। दरअसल उनको 3 बच्चे और 3 बेटे पैदा होते हैं। एक बेटा का नाम सुखवीर रखा जाता है, दूसरे का नाम दशम रखा जाता है और तीसरे बेटे का नाम रखा जाता है सुखविंदर सिंह ढिल्लो। सुखविंदर सिंह ढिल्लो शुरू से ही थोड़ा सा तेज तर्रार किस्म का व्यक्ति था, इसीलिए उसका नाम उसे प्यार से जोधा भी कहकर बुलाया करते थे, यानी कि युद्ध लड़ने वाला। उसके पिता उसको ऐसे बुलाते थे कि पिता के बचपन में जब 5 साल का था तो मौत हो जाती है और माँ पर पूरी जिम्मेदारी आ जाती है। भाई जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो भाई ने रुख कर लिया था अपना कनाडा की तरफ। भाई कनाडा में जाकर के अपना काम वाम करने लगते हैं और जो छोटा भाई होता है यानी कि सुखविंदर सिंह ढिल्लो होता है, वो सुखवीर की तरह बनना चाहता था, उसी की तरह वो अच्छे कपड़े पहनना चाहता था, उसी की तरह वो अपने माँ से कहता है कि मैं बड़े भाई के साथ कनाडा रहना चाहता हूँ, अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो मुझे वहाँ पर भेज दीजिए। माँ कहती है कि मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है। साल 1981 में आखिरकार वो कनाडा चला जाता है। कनाडा का एक ओंटारियो एक प्रांत है, वहाँ का एक हैमिल्टन एक जगह लगती है, वहाँ पर जाता है और रहने लगता है। अलग अलग कंपनियों में नौकरी करता है, काम करता है, लेकिन जब कंपनियों में काम करता था तो वहाँ से इतने पैसे नहीं मिल पाते थे कि जिससे कि इसका खर्च बहुत अच्छे से चल सके। तभी इसके दिमाग में आता है कि क्यों ना पुरानी गाड़ी खरीदे और उसको बेचे। इस तरीके से वो पुरानी गाड़ियाँ खरीदता था, बेचता था और इसका ये बिजनेस व्यापार बहुत अच्छे से चलने लगता है। इसी बीच में उसको पता चलता है कि अगर 2 गाड़ियों का आपस में टक्कर हो जाती है तो उससे इंश्योरेंस का लाभ लिया जा सकता है, और इसने यहाँ पर जालसाजी करना शुरू कर दिया कि आखिरकार बीमे का लाभ लिया कैसे जाता है। गाड़ियों की आपस में टक्कर कराता था उसको, और वहाँ से जो पैसे उसे मिल जाया करते थे, तभी ये अपना बिजनेस तो उसका ठीक चल ही रहा था और इस तरीके से ये बीमे का लाभ भी देने लगता है। साल 1983 में 81 में ये कनाडा जाता है और वापस 83 में पंजाब आता है। पंजाब के लुधियाना में ये रहने लगता है। वहाँ पर जाकर के एक लड़की होती है परवेश कौर, उसके पिता हरपेश ग्रेवाल होते हैं, अपने बेटी से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो काम करने वाला व्यक्ति होता है, पहले बढ़ने का वो अच्छा सलीका रखता था, साथ ही विदेश में रहता था, तो बेटी विदेश में जाएगी तो अच्छा कमाएगी, खाएगी, अच्छी ज़िंदगी जिएगी। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना बेटी की शादी कर दी जाए। जब इस व्यक्ति से सुखविंदर सिंह ढिल्लो से शादी की बात की जाती है तो वो
सीधे सीधे मांग करता है दहेज की। कहता है कि मुझे अच्छा दहेज मिलेगा तो मैं शादी कर लूँगा। वो तैयार हो जाता है। उस लड़की के पिता जो हरदीप सिंह गिरवाल होते हैं वो कहते हैं कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है। परवेश कौर से उसकी शादी तय हो जाती है और खूब दहेज दिया जाता है। पत्नी को लेकर के वो कनाडा पहुंच जाता है और जब वहाँ कनाडा जाता है तो कुछ दिन तो ये रिश्ता एकदम ठीक चलता है, लेकिन कुछ दिन के बाद वो अपने पत्नी को बेवजह पीटना शुरू कर देता है। और वो पत्नी जब रोज रोज पीटती थी तो वो समझ नहीं पा रही थी कि पिता ने कितनी मेहनत से उसकी शादी करी, लेकिन पिता से शिकायत करती है और भाइयों से अगर शिकायत करती है तो कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें तकलीफ हो, परेशानी हो। इसीलिए उसने अपने आप को बांटने के लिए, अपने मन को बांटने के लिए, अपने वक्त को बांटने के लिए उसने अलग अलग जगहों पर काम करना शुरू कर दिया। कभी वो जूता कंपनी में काम करती थी तो कभी वो मशरूम की खेती में हिस्सेदारी लिया करती थी, तो कभी वो कपड़ों की फैक्ट्री में काम किया करती थी। इसी तरीके से वक्त गुजरने लगता है। 26 जुलाई 1985 में उसको पहली एक बेटी पैदा होती है, जिस बेटी का नाम रखा जाता है हरप्रीत। और हरप्रीत के साथ वो खुश रहने लगती है। लेकिन हरप्रीत की पैदा होने के बावजूद भी उस व्यक्ति ने, उसे पैसे का लालच हो गया था, चस्का लग गया था। इसकी बीवी जो बाहर काम करती थी, इनकम होती थी, तो वो छोटी सी बच्ची की होने के बावजूद भी अपने पत्नी से बाहर भेज करके काम कराया करता था, मेहनत कराया करता था। और पत्नी की मजबूरी थी, आखिरकार वो चली जाती थी, काम करती रहती है। वक्त और आगे बढ़ने लगता है। साल 1988 में फिर से वो प्रेग्नेंट हो जाती है। उसको एक और बेटी पैदा हो जाती है और उस बेटी का नाम रखा जाता है अमन। अब बेटी का नाम अमन रखा जाता है, 2 बेटियां पैदा हो जाती हैं, लेकिन वो चाहता था कि अब अगला जो बच्चा हो वो बेटा पैदा होना चाहिए, बेटी पैदा नहीं होनी चाहिए। और साल 1991 में वो फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है और जब प्रेग्नेंट हो जाती है तब वो अपने पत्नी को सुखविंदर सिंह ढिल्लों यानी कि प्रवेश को लेकर के सीधा पहुंच जाता है इंडिया। और इंडिया आने के बाद उसकी जांच कराता है। गर्भ की जब जांच कराता है तो पता चलता है कि उसको तीसरी जो प्रेगनेंसी है, उसके पेट में जो पल रहा है बच्चा, वो लड़की ही है। और ये बात देखते हुए वो अपने बेटी का यानी कि उसका अबॉर्शन करवा देता है अपने पत्नी का, ताकि उस बच्चा पैदा ही ना हो वो बच्चा। उसके बाद वो यहाँ से वापस चला जाता है। इसकी पत्नी इस बात पर कोई विरोध भी नहीं कर पाती है। कभी कभी वो अपने पत्नी को बेवजह परेशान किया करता था, पीटता था। 2 बेटियां उसकी हो ही जाती हैं, हरप्रीत और अमन। लेकिन वो इस परिवार से खुश नहीं था और एक दिन यानी कि 30 जनवरी 1995 की बात है, उसकी पत्नी की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। घर पर उस वक्त 2 बेटियां होती हैं। जैसे ही पत्नी की तबीयत खराब होती है तो पत्नी का कभी तो पेट को एकदम से फूल जाया करता था, तो कभी अंदर को एकदम पिचक जाया करता था। इस तरीके से वो उसके शरीर में ऐंठन सी पैदा हो जाती थी। कभी वो हाथ एकदम सीधे हो जाया करते थे तो कभी वो एकदम तीर कमान की तरह, धनुष की तरह वो टेढ़ी हो जाया करती थी। इस तरीके से जब माँ तड़प रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, तो जो 2 बेटियां होती है, एक बेटी 7 साल की थी, एक बेटी 9 साल की थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार करे तो क्या करे। वो घर से बाहर निकलती है, जोर जोर से चीखती हैं, चिल्लाती हैं। आसपास के घर के पास जो जानकार लोग रहते हैं वो दौड़ करके आते हैं और सभी पड़ोसी ने इस महिला को, प्रवेश कौर को, अपने गाड़ी में लिटाया और लिटाने के बाद उसको हॉस्पिटल जब लेकर के जाते हैं तो पता चलता है कि उसकी जो टांगें थी वो बिल्कुल सीधी हो जाया करती थी, जिसकी वजह से लोग परेशान थे कि आखिरकार करें तो क्या करें। तब उसकी दोनों टांगों को बिल्कुल बाहर निकाल दिया गया और जिस तरीके से एक डंडा होता है बिल्कुल सीधा, इस तरीके से वो गाड़ी के अंदर सीधी होती है। उसके बाद उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है और हॉस्पिटल में जब लेकर के जाते हैं तो नर्स भी इस दृश्य को देख करके हैरान थी, डॉक्टर भी इस दृश्य को देख करके हैरान थे कि इन्होंने अपने ज़िंदगी में पहले कभी ऐसा कोई केस नहीं देखा था। एक महिला है जो बीमार है, परेशान है और उसके शरीर में अजीब तरीके की ऐंठन होती है। वो बिल्कुल एकदम लकड़ी की तरह सीधी हो जाती है तो कभी धनुष की तरह टेढ़ी हो जाया करती थी, कभी अलग अलग तरीके का उसका रूप बन रहा है और वो पत्थर की तरह एकदम मजबूर हो जाया करती थी। आखिरकार डॉक्टर लोग भी परेशान हो जाते हैं। 4 दिन बाद यानी कि 3 फरवरी 1995 को सुबह 10:30 बजे के आसपास
प्रवेश कौर की मौत हो जाती है। और जैसे ही मौत होती है उसके बाद फिर उसका पोस्टमार्टम होता है। डॉक्टर ये जानना चाहते थे कि आखिरकार इसकी मौत की वजह क्या है। मौत की वजह का कुछ पता चल नहीं पा रहा था और इसी तरीके से जो एक पोस्टमार्टम में कुछ खास ऐसी कोई वजह नहीं आती, नेचुरल डेथ आती है, लेकिन सस्पिशियस थोड़ा सा ज़रूर था और डॉक्टर लोग इस बारे में कुछ कह नहीं पाते। उसका केस था उसको रख लिया गया था ताकि अगर भविष्य में जांच की ज़रूरत पड़ी तो जांच कर ली। ऐसा डॉक्टर लोग करते हैं। एक तरफ रंजीश की मौत होती है 1 साल पहले, यानी 1 साल 4 महीने कुछ दिन पहले इसके पत्नी परवेश की मौत हो जाती है। डॉक्टर लोग जांच कर ही रहे थे और इस मामले की पड़ताल शुरू हो जाती है। तो आखिरकार जो टीम को जिम्मेदारी दी गई थी वो टीम इंडिया आ जाती है ये देखने के लिए कि आखिरकार इस व्यक्ति ने, जो इसके बारे में पता चला है 17-18 महीने में इसने लगातार इंडिया के चक्कर ये काट रहा था, आखिरकार वो इंडिया क्यों आ रहा था, क्यों नहीं आ रहा था। जब इंडिया आते हैं तो इंडिया की पुलिस से संपर्क किया जाता है और संपर्क करने के बाद पता चलता है कि परवेश की जो मौत होती है वो मौत के ठीक 9 सप्ताह बाद व्यक्ति ने सुखविंदर सिंह ढिल्लों ने दूसरी शादी कर ली थी। जालंधर के एक पंचवीरन नाम का एक गांव होता है, वहां के रहने वाली महिला से, जिसका नाम सर्वजीत दर्शासी होता है, उसे शादी कर लेता है। और शादी करने के बाद वो कहता है कि वो वापस कनाडा जा रहा है, लेकिन कनाडा नहीं जाता, वो कपूरथला के एक सुखविंदर शाम के एक महिला से वो शादी कर लेता है। और दोनों शादी करने की एक ही वजह होती है कि बहुत सारा दहेज उसे इकट्ठा करना था। वो कभी इंडिया तो कभी कनाडा, इस तरीके के उसके चक्कर लगते थे। वो 2 शादी कर लेता है और इसी बीच में मौका पाते ही वो एक और शादी कर लेता है सुखविंदर सिंह कौर ग्रेवाल नाम के एक महिला से। यानी कि अपनी पत्नी के 9 सप्ताह के बाद मौत होने के बाद वो इंडिया आता है और अलग अलग जगहों पर 3 शादियां कर लेता है। और 3 शादी करने के बाद शादी करने का वो सिर्फ ये दिखाया करता था कि तुम्हारी बेटी कनाडा में रहेगी, बहुत ज़्यादा खुश रहेगी, और इसके बदले में वो अच्छा खासा दहेज लेता था, नगद लेता था, क्योंकि उसे दहेज बहुत ज़्यादा चाहिए था, पैसे ही चाहिए थी, सामान की उसे कोई ज़रूरत नहीं थी। पुलिस जब इस मामले की जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि जो उसकी दूसरी बीवी थी, यानी कि सेकंड बीवी जिसका नाम सरबजीत होता है, उसको 2 जुड़वा बच्चे हो जाते हैं और एक बच्चे का नाम गुरमीत रखा जाता है और दूसरे बच्चे का नाम रखा जाता है गुरविंदर। अब इनकी पैदा होने के ठीक 12 दिन के बाद इनकी मौत हो जाती है। जब इनकी माँ से पूछा जाता है कि इसकी मौत का क्या कारण है, कैसे मौत हुई, तो बताती है कि बच्चों के अंदर अजीब सी ऐंठन से पैदा हो जाती है। उनकी हालत कुछ अजीब सी थी, जैसे ही 2 मौतें पहले हो चुकी है, इसकी पहले पत्नी की, इसका जो बिजनेस पार्टनर था रंजीत कौर, उसकी, इन बच्चों की भी ठीक वैसे ही मौत होती है। पुलिस ने और पीछा करना शुरू किया तो जो तीसरी शादी के बारे में बात करने की कोशिश की, तो सुखविंदर सिंह के बारे में जो पता करने की कोशिश की तो पता चलता है कि उसकी भी मौत हो चुकी है। और उसकी मौत हुई है, जब उसके बारे में पूछा जाता है, आसपास के लोगों से पूछा जाता है, तो बताते हैं कि अजीब से उसके शरीर में हलचल हो रही थी, अजीब से मतलब कि ऐंठन हो रही थी, ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार हुआ क्या है। और जब उसकी मौत हो जाती है तो परिवार वालों ने उसका पोस्टमार्टम नहीं कराया था और उसका जो रीति रिवाज के हिसाब से अंतिम संस्कार उसका करा दिया जाता है। और तीसरे बीबी के बारे में पता चलता है कि तीसरी बीबी उसकी जो होती है वो ठीक ठाक थी, उसे कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन इसी तरीके से 17 महीने में 5 मौतों का होना ये अपने आप में कई तरीके के सवाल खड़े कर रहा था। पुलिस वाले जब कनाडा से आए थे, उन्होंने पूछा उन बच्चों के बारे में कि बच्चे कहाँ हैं, क्योंकि बच्चों का अंतिम संस्कार नहीं होता, उन्हें दबा दिया जाता है। और जिस स्थान पर उन बच्चों को दबाया गया था उस स्थान से उनकी बॉडी को बाहर निकलवाया जाता है और निकलवाने के बाद वो दोनों जो जुड़वा बच्चे होते हैं, जो पुलिस टीम होती है वो उनको लेकर के जाती है। और जो 2 मौतें हुई हैं कनाडा के अंदर,
उनकी दूसरा रिपोर्ट थी, इन दोनों बच्चों की भी एक रिपोर्ट थी। इसकी जब जांच कराई जाती है तो पता चलता है कि एक जैसी जहर की मात्रा होती है, और उस जहर के बारे में जब पता निकालने की कोशिश करेंगे तो पता चलता है कि एक पेड़ होता है, उस पेड़ के जो बीज होते हैं उन बीजों से वो तैयार किया होगा, उसमें एक मिश्रण बनाया था, उसने गोलियां बनाई थी और उसने अपने पार्टनर को तो उसका खिला ही दिया था कि ये शक्तिवर्धक गोली है, इसे खाने से तुम्हारे शरीर की जो कमजोरी है वो दूर हो जाएगी। लेकिन पत्नी को जब उसके पत्नी बीमार हो जाती है तो पत्नी को बीमारी का बहाना बना करके इसी तरीके से उसने अपनी जो दूसरी बीवी होती है उसको भी और उसके बच्चों को भी, जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनको भी गोलियां खिलवाई थी। तो अपनी पत्नी से कहा था कि इन्हें अपने बच्चों को दे देना और जल्दी से बच्चे स्वस्थ होंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसी तरीके से उसने किसी न किसी बहाने से उन्हें गोलियां देता है। फिर पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है और करने के बाद पूरी रिपोर्ट तैयार करती है और इसको गिरफ्तार कराया जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह होती है कि इंडिया में तो जो बच्चे और उसके इस मामले को कनाडा में नहीं चलाया गया था, क्योंकि इंडिया में इस मामले का कोई सुनवाई होती नहीं है। वो मामला इंडिया में चलाया गया था, ना कि किसी थाने में एफआईआर वगैरह हुई थी। लेकिन जो कनाडा में जो उसके पार्टनर के जो पहली पत्नी प्रवेश की जो वहाँ पर जो गोली खिलाने के बाद जो वो हत्या कराई गई थी, जो किसी पेड़ के बीज होते हैं उनको तैयार करके उसे खिलाया गया था, तो उसे उसी के वर्कशॉप जो उसकी होती है, जो फिर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उस पर केस चलता है। 1 अगस्त 2001 में उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है और उसमें कहा जाता है कि 25 साल तक ये व्यक्ति सलाखों के पीछे रहेगा और वो 25 साल तक जिंदगी को गुजारने लगता है, काटने लगता है। लेकिन एक दिन पता चलता है कि फॉरेन टीम की एक हॉस्पिटल में 16 नवंबर 2013 को उसकी मौत हो जाती है। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके की बातें करने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उसे कैंसर हो गया था, कुछ लोग कहते हैं कि उसको अचानक से कोई ऐसी तकलीफ हुई, कोई परेशानी हुई जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। फिर इस मामले में जो डिटेक्टिव की जो रिपोर्ट आती है अखबारों में प्रकाशित होती है और जो फॉरेंसिक टीम जो होती है, जो रिपोर्ट होती है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है, डॉक्टरों से पूरी कहानी जब डॉक्टरों के सामने आती है उसी के हिसाब से करते हैं और एक किताब लिखी जाती है और वो किताब बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाती है। उससे बहुत अच्छा बताया जाता है कि उससे बहुत ज़्यादा प्राइज़ मिलता है। साथ ही कुछ वक्त 2003 में उस पर एक फिल्म भी बनी थी। उसके बाद कई सारी फिल्में बनाई जाती हैं उस पर। तो ये मामला न केवल इंडिया में बल्कि कनाडा में भी बहुत ज़्यादा चर्चित मामला रहा कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी, अपने पार्टनर यानी कि इनसे लाभ लेने के लिए, मौत के बाद बीमे का लाभ लेने के लिए 103 लाख डॉलर का लाभ लेने के लिए इस तरीके के 1-2 नहीं बल्कि 5 हत्याएं कर देता है। जब बच्चों की हत्या के बारे में पूछा जाता है तो उसने कहा कि वो अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा झमेला नहीं पालना चाहता था, इसीलिए वो सिर्फ शादी कर रहा था पैसे के लिए। और अचानक से बच्चा पैदा हो जाया करते थे और वो बच्चों को अपने साथ नहीं रखना चाहता था, इसलिए इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। तो ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगले किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।